2 अप्रैल को लोकसभा से पास हुआ वक्फ संशोधन बिल 3 अप्रैल को राज्यसभा में भी पास हुआ। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि संसद का बनाया हुआ कानून है, हर किसी को मानना पड़ेगा। लेकिन बंगाल तक ये शायद आवाज नहीं पहुंची और ममता दीदी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि बंगाल में ये कानून लागू नहीं होगा। इससे आगे बढ़कर भी ममता दीदी ने कहा कि जब बंगाल में ये कानून लागू ही नहीं होगा फिर बवाल क्यों है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दंगाइयों को समझाने के लिए, दंगाइयों के सामने घुटनों पर बैठी ममता बनर्जी दंगाइयों को शांत करने के लिए इस बात को कह रही हैं कि जब बंगाल में यह कानून लागू ही नहीं होगा तो फिर आप क्यों इतनी हिंसा कर रहे हैं। यहां मैं पाकिस्तान का एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, हालांकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को यह चीज पसंद ना आए। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए आतंकवाद की अपने यहां पर फैक्ट्री चलाई थी। आज पाकिस्तान का क्या हाल है, एक तरफ टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी सेना को मार रहे हैं, दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की सेना को मार रहे हैं और पाकिस्तान के आम लोगों को मार रहे हैं। पाकिस्तान में जो चाइना का प्रोजेक्ट चल रहा है उन अधिकारियों को वो लोग मार रहे हैं। मतलब जो आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई थी, वही आतंकी फैक्ट्री आज उसे खुद नुकसान पहुंचा रही है। ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता दीदी ने घुसपैठियों का जो आवागमन अपने वोट बैंक के चक्कर में जारी रखा, और कुछ बंगाल को जानने वाले लोग तो यह भी कहते हैं कि ये घुसपैठिए बंगाल में लगभग 18% तक पहुंच चुके हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक जो मुस्लिम आबादी लगभग 18% हुआ करती थी, वो बढ़कर अब लगभग 35 से 36% हो चुकी है। और इस विस्फोट में सबसे बड़ा जो चंक है वो घुसपैठियों का है, और ये घुसपैठिए आज बंगाल को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। सिर्फ किस लिए? क्योंकि संसद से वक्फ अधिनियम बिल पास हुआ। कहा तो ये भी जा रहे ट्रकों में भरकर लोगों को बाहर से यहां बुलाया गया। ममता दीदी ने अपने बयान में आगे क्या कुछ कहा वो मैं आपको बता दूं। ममता बनर्जी ने कहा लोगों से कि आप शांति बनाए रखें, ये अपील उन्होंने की, और कहा कि जिस कानून की बात हो रही है वो केंद्र सरकार ने बनाया, राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने उस कानून का समर्थन नहीं किया और ये बंगाल में लागू नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस मुद्दे को लेकर लोगों को भड़का रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दलों पर धर्म के नाम पर राजनीति करने और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि कुछ पार्टियां धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग कर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती हैं, लेकिन धर्म का असली मतलब है इंसानियत, करुणा, सभ्यता और आपसी भाईचारा। इनमें से किसी भी चीज को ममता बनर्जी के ये जो दंगाई हैं वो किसी भी चीज को नहीं समझ रहे हैं, और इस हिंसा में वो लोगों के घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, लोगों के दुकानों में, क्या कहूं कि हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके यहां लूटपाट कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी उनके सामने घुटने टेक कर शांति की अपील कर रही हैं और कह रही हैं कि जब इस राज्य में यह कानून लागू नहीं होगा फिर आप हिंसा आखिर क्यों कर रही हैं। अच्छा, आप यहां टेक्निकल पॉइंट इस बात का ये भी समझ लीजिए कि किसी भी राज्य के अंदर इतना मादा नहीं है कि केंद्र सरकार के कानून को वो लागू ना करे, लेकिन हां इतना जरूर है जिस तरीके से एक प्रस्ताव टीडीपी ने इस संशोधन को लागू होने से लगभग 24 या फिर 48 घंटे पहले दिया था, जिसमें कहा गया था कि जो जिला स्तर पर जो जमीन को जांचने का काम डीएम को सौंपा गया था उसके ऊपर भी अब एक और अधिकारी को राज्य सरकार रख सकती है। मतलब अब जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर होंगी, जब से कानून लागू होगा उसके बाद से जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड होंगी उन पर पूरी तरीके से कानून इंप्लीमेंट होगा। बाकी इससे पहले जो वक्फ की संपत्तियां हैं, जो सरकारी संपत्तियां नहीं है या फिर जो वक्फ में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टियां हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टी रहेंगी, उनकी कोई जांच पड़ताल वाली बात नहीं है। यहां राज्य सरकार को जो पावर पहले वक्फ बोर्ड में थी वही पावर्स आज भी वक्फ बोर्ड में हैं, बल्कि टीडीपी के एक प्रस्ताव के बाद जो डीएम लेवल का जो अधिकारी इन सारी संपत्तियों की जांच करेगा उसके ऊपर भी राज्य सरकार एक अपने मतलब डीएम लेवल के ही अधिकारी को नियुक्त कर सकती है, जिसका फैसला अंतिम फैसला होगा। तो ममता दीदी का इनडायरेक्टली या फिर कहें कि सीधे शब्दों में यह कहना है कि केंद्र सरकार ने भले कानून बना दिया है लेकिन ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में इस कानून को इंप्लीमेंट नहीं होने देगी। इंप्लीमेंट कैसे नहीं होने देगी? मतलब जैसे अगर कोई सरकारी जमीन है, उस पर वक्फ का दावा है और उस जमीन को जब खाली करवाने की बात आएगी तो वहां जाहिर सी बात है प्रशासन की जरूरत पड़ेगी, और प्रशासन है
हैं ममता दीदी के हाथ में, तो वो जमीन खाली नहीं करवाई जाएगी। अब राज्य सरकार को जो पावर दी गई है कि राज्य सरकार एक अधिकारी को नियुक्त कर सकता है, राज्य सरकार कर सकती है, वो अधिकारी जिस चीज पर मोहर लगाएगा वही फाइनल होगी। तो यहां ममता दीदी का सीधा सीधा सा ये मतलब है कि केंद्र सरकार ने भले ही मुसलमानों की भलाई के लिए कानून बनाया हो, लेकिन ममता दीदी इसे अपने बंगाल में इंप्लीमेंट नहीं होने देंगी। इसलिए ये दंगा अब नहीं होना चाहिए, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए, पुलिस वालों को अब ये दंगाई घायल ना करें। तो एक कुर्सी के चक्कर में ममता दीदी कीमत लगा बैठी हैं, बंगाल को दांव पर लगा बैठी हैं, और दांव पर इन दंगाइयों के, बलवाइयों के, घुसपैठियों के हाथ में ममता दीदी ने बंगाल दे दिया है। और कहीं ना कहीं ममता दीदी भी इन घुसपैठियों के सामने अब नतमस्तक नजर आ रही हैं। बाकी बंगाल का क्या कुछ भविष्य होगा वो देखने वाली बात होगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज बंगाल में उतार देनी चाहिए, और यहां पर बीएसएफ ने मोर्चा संभाल भी लिया है। इससे पहले संदेश खाली में एनएसजी भी यहां संभाल चुकी है मोर्चे को। अब बाकी और सेंट्रल फोर्सेस कब तक भेजी जाती हैं नहीं भेजी जाती हैं। बंगाल के गवर्नर ने भी बंगाल के हालातों पर चिंता जाहिर की है, लेकिन केंद्र सरकार बहुत ज्यादा कुछ करने के मूड में बंगाल में दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आप लोगों की राय कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार। वो स्पेसिफिकली क्यों नहीं बोल रही कि ये गलत है? वो होम मिनिस्टर है राज्य की, इंटेलिजेंस उनके पास है, उनके लोग खुद करवा रहे हैं, सरकार खुद लिप्त है। वहां पर संविधान की कॉपियां फाड़ी जा रही है और कहा जा रहा है कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, और वहां की पुलिस चुप खड़ी नजारा देख रही है। तो दिख रहा है कि सरकार किस प्रकार अपनी शरण में ये सब कुछ करा रही है। सरकार की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। ममता बनर्जी को जवाब देना पड़ेगा। वोट बैंक की राजनीति चलते हुए ये सब हदें पार कर रहे हैं। वहां 86 हिंदू शॉप और हिंदू हाउस, उसको तोड़फोड़ करना, लूट करना, एक काम उपद्रवियों ने किया था। जो 24 को अरेस्ट किया ये लोग, इसका साथ ये लोग तोड़फोड़ करने वाला नहीं है। वहां का जो मिनिस्टर है साबिना यास्मीन, वो लिस्ट बना दिया, उस लिस्ट के अंदर अरेस्ट किया। मैं जो हादसा हुआ था उसका नेक्स्ट डे से जाने के लिए कोशिश किया। मेरा ऑफिस से, असेंबली ऑफिस से, एलओपी ऑफिस से तीन बार यहाँ का जो एसपी प्रदीप यादव को मेल में लेटर भेजा, कोई रिस्पांस नहीं किया। एक एलओपी को किस तरीके से उसको इज्जत देना चाहिए, उनका चेयर को, पर्सनली नहीं, ये लोग नहीं। इसलिए मैं कोर्ट में गया था। कोर्ट में भी ये लोग अड़चन डालने के लिए बहुत कोशिश किया। उन्होंने बताया 15 तारीख का बाद होगा, सोचना होगा, अभी भी 163 है। लेकिन मैं कोर्ट को आभारी हूं, कोर्ट इजाजत दिया है। कोर्ट बोला है तुम सिंगल जाओ, मैं खुद जा रहा हूं, एक इंसान की नाते, नेता प्रतिपक्ष की नाते, और जो पीड़ित परिवार है उसका साथ मुलाकात करूंगा, उसका साथ देने के लिए आश्वासन दूंगा, कुछ कॉम्पेंसेशन देने के भी मेरा इरादा है। मैं 10 बजे से 3 बजे तक इजाजत है, मैं 10 बजे ही पहुंच जाऊंगा। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। जितना टाइम लगेगा उसका बाद मैं कोलकाता वापस चला जाऊंगा।